आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको एएसओ का जो पेपर हुआ है आज के डेट में उसका सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जीके जीएस सेक्शन है उसको आज कर लेते हैं, फिर रीजनिंग जो है 14 तारीख को हम लोग करेंगे, रीजनिंग मैथ का सेक्शन। और इसी टाइप के प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, खास करके एईडीओ के एग्ज़ाम में। तो जो मैथ रीजनिंग का जो पैटर्न होगा इसी टाइप का होगा जो आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। आज 10 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, चूँकि वहाँ पर भी मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, तो इसी टाइप के पैटर्न आपके एग्ज़ाम में एईडीओ का रह सकता है। कमोवेश लेवल इससे लो ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल जो है ये मॉडरेट टू टफ है, आसान भी नहीं है और खूब टफ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन क्लास के हैं, हमारे क्लास से हैं। लगभग इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करवा रखा है, तो निश्चित रूप से आपको जो है फ़ायदा मिलेगा अगर आप क्लास करते हैं तो। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो ऊपरी कर शब्द है उसका प्रयोग जो है यहाँ पर आंसर इसका एग्जैक्ट हो जाएगा सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। ठीक है, गुप्त काल के दौरान अतिरिक्त कर जब लगाया जाता था तो उसको ऊपरी कर कहा जाता था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ अभी, अच्छे से आप लोग जो है इसको देख लें, सुन लें, और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं आंसर की मिला सकते हैं। अभी फ़िलहाल केवल मैं आंसर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का अभी रहने दें, इसका सॉल्यूशन चूँकि मुझे शाम में ये प्रश्न ही मिला है तो इसका या तो ए होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बाद में ये सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केन्या। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो वो देश है केन्या, जिसको कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी के रूप में चुना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि 13 सितंबर को बीपीएससी 71वीं का होने वाला है, तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे और बैंकिंग सिस्टम, तो उसमें हमने बताया था कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वो कौन सा बैंक था? तो उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऐसे प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए जो भारतीय स्वामित्व वाला था वो आपका पंजाब नेशनल बैंक था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 5 का आंसर जिन्होंने डी लगाया है डी होगा इसका। ठीक है, आगे सॉल्यूशन जब मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार सॉल्यूशन होगा। 6 का इसका जो है सी हो जाएगा। ये सब हम लोग करेंगे आगे, अभी फिलहाल जीके जीएस का पोर्शन पे हम लोग देख लेते हैं। जिन्होंने 48, ये तो आपको पता ही, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी वर्ग का एक भुजा 12 है तो परिधि क्या होगा? तो चारों ओर से गुना कर लीजिए, 12 गुने 4, परिधि क्या होता है वर्ग का? 4 गुने, या परिमाप परिधि एक ही चीज़ हुआ, तो 4 गुने भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 48 मीटर। ये तो आसान सा था। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की? तो आप एक नाम सुने होंगे, चरक संहिता। ठीक है, संहिता की रचना यानी चरक ने किया था, तभी तो चरक संहिता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चरक। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो याद रखिएगा चरक संहिता। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर आपके आने वाले समय में पूछा जा सकता है। ये मैथ का क्वेश्चन ये सब सॉल्व करेंगे, ऐसे ये आसान सा ही क्वेश्चन। ए का 38% लिख दीजिए, इक्वल टू बी का 52% निकाल लीजिए। ठीक है, बी को इधर ले आइए
और इसको इधर या 100 काट लीजिए। a बटे बी इक्वल टू क्या हो गया, 52/38 हो गया। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब किससे कटेगा, तो काटिए अगर काट सकते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 से 19, ठीक है। तो ये आपका 26:19 हो जाएगा। तो जो आसान क्वेश्चन है वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है, 300 प्रति का क्या होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 80 प्रति का 600 है तो एक प्रति का दाम कितना हो गया, 600/80। तो 300 प्रति 300 से गुना कर दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा। ये कट गया, काटिए, ठीक है। काटिएगा तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। 2 से 2 चौका 8, 2 से 15 बार में कटेगा, 4 से 150, ठीक है। तो ये 2250 2250 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान से हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग चलिए आगे सॉल्व करेंगे अच्छे से। ये सब भी आपके क्लासरूम का है। विकास और विनोद की उम्र का अनुपात दे दिया 3:2, 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो वर्तमान अनुपात आपको दे ही रखा है 3x/2x मान लीजिए। 5 साल बाद 5 दोनों में जोड़ दीजिए इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है x का मान निकाल लीजिए या फिर वर्तमान उम्र निकाल लीजिए, ठीक है। अगर बना सकते हैं तो बना के आपको दिखाई देते हैं। ये सब आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको जो है आप इधर लेके आइए और या इसको इधर, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9x प्लस 5 तिया 15 इक्वल टू 4 दूनी 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x और इधर 5 का 20, तो 9x में से इधर गया 8x, x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। 5 हो गया तो प्रत्येक की वर्तमान यहाँ पे 3 और 2 के रेशियो में है, तो इसका हो गया 15 हो गया, इसका हो गया 10, तो 15 और 10 हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, मैथ रीजनिंग का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको अच्छे से रीजनिंग मैथ आगे करवाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी फिलहाल केवल सॉल्यूशन आपको देख लेना है अच्छे से। क्या बोल रहे सर, मेरा लाइव क्लास में रिकॉर्ड क्लास नहीं शो कर रहा है, प्लीज़ सर रिप्लाई। अच्छा सर, मेरा भी लाइव क्लास शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जरा जो भी समस्या उसका आप मेरे मोबाइल पर भेज देंगे। लाइव क्लास शो क्यों नहीं हो रहा है, बाकी लोग को तो शो हो रहा है। देख लेते हैं इस समस्या को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका एग्जैक्ट आंसर जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर दिया गया। तो जीडीपी के लिए याद रखिएगा ये आपका 23-24 हो गया है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी के लिए आपका 23-24 हो गया है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 22-23 हो गया है, और आपका आईआईपी भी जो है आपका 22-23 हो गया है, ठीक है। तो 22-23 और ये आपका जीडीपी वाला क्वेश्चन बार बार अभी पूछेगा, क्योंकि पहले 11-12 था, उसको चेंज करके अब 23-24 कर दिया गया आधार वर्ष, ठीक है। तो जीडीपी का आधार वर्ष आपका 23-24 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 22-23 हो गया, और आपका आईआईपी का भी आधार वर्ष क्या हो गया आपका, तो 22-23 ही हो गया। चलिए रीजनिंग ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 13 का, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित है। बिल्कुल ये निष्कर्ष सही है, क्योंकि जब सभी को ही अनिवार्य है तो जॉन भी कर्मचारी है तो उसको भी अनिवार्य रूप से आना ही पड़ेगा। तो इसका निष्कर्ष सही है, ठीक है। 13 का ए हो जाएगा। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 15 का जो है ये अभी आपका जो है बजट 2025 में आया है। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण का नया मानदंड क्या है, जैसे 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ठीक है। तो उसमें कौन सा सही है, तो सूक्ष्म में 2.5 करोड़ से कम और टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए,
इसमें दिया हुआ है आपका लघु में 25 करोड़ से कम होना चाहिए निवेश सीमा और 100 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन होना चाहिए टर्नओवर की सीमा। ठीक है, तो ये दोनों आपका सही है, ये दोनों सही है, ये वाला आपका गलत। ठीक है, ये वाला आपका गलत। सूक्ष्म लघु मध्यम। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन जो होगा 10 गुना, देखिए ये जब भी बढ़ता है 10 गुना, ये जैसे 10 है, ये 100 करोड़ हुआ तो ये 1000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 10 गुना बढ़ा है, 2.5 का 10 गुना, फिर ये तो सही है लेकिन ये गड़बड़ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इधर से आपका 10 गुना, इधर भी 10 गुना जो है टर्नओवर की सीमा भी बढ़ी है। तो ये आपका जो एग्जैक्ट आंसर ए भी सही होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे, ये सी वाला जो है ये गलत है, यहाँ 1000 करोड़ होना चाहिए। चलिए अब देखिए, कल ही हम पढ़ा रहे थे आपको और हमने बोला था, अभी देखिए आज का एग्जाम है, कल हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाया। अब आप बताइए कि हमारे क्लासरूम का ये क्वेश्चन है कि नहीं है। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही कथन है, चूंकि हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश जो घनानंद है उसकी हत्या करके चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा असहिष्णुता आधारित धम्म की नीति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया। अब बताइए, बिंदुसार के समय आया था मेगास्थनीज? बिल्कुल नहीं, वो आया था किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कल भी अच्छे से हमने चर्चा किया था और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। बिंदुसार के समय में ये नहीं आया था। ठीक है, तो कल के क्लास का ही है ये, तो केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, तो देख रहे होंगे जो क्लास का रहता है तो क्लास के निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट पे आधारित है। उसके बाद आपका जो है 17, तो ये तो आपका जो है ये बनाइएगा। जैसे यहाँ पे पैटर्न है तो पैटर्न को सबसे पहले काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो आप इसको 4 गुने 4 के रूप में बांध सकते हैं। तो 4 4 में इसको बांटिए, लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो गौर कीजिए, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, बी से पहले ए है। ठीक है, यहाँ भी है ए बी, लेकिन बी के बाद क्या है? सी है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? बी के बाद सी है, ए बी और यहाँ पे बी सी है। फिर तो यहाँ पे आपका ए बी है, ये ए बी, उसके बाद ये हाइफन, उसके बाद तो यहाँ पर इसका लास्ट में बी सी। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न यहाँ पे एडजस्ट करना होगा कि कौन सा पुट करे कि आपका एक सीरीज में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सी डाल के देखिए, चूंकि बी के बाद यहाँ पर बी के बाद सी है तो सी पुट करके देखिए, तो ए बी सी बी। ठीक है, फिर बी सी ए सी, फिर एक सेकेंड, ए बी सी, इसका पैटर्न आपका हो जाएगा ए बी सी बी, बी सी ए सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। ठीक है, बी सी ए सी। ठीक, तो सबसे पहले ए लिया, बी लिया, फिर सी लिया। ठीक है, तो ए बी सी बी,
नहीं तो ये अगर आप देखते हैं टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आप इसको अगर देखें तो इस तरीका से भी हो सकता है, ए बी सी, फिर बी बी सी, बी बी सी, फिर पहले ए बी सी ले लिया, बी बी सी, नहीं ये 4 4 का ही पैटर्न बनेगा, ठीक है। ए बी सी बी, बी सी ए सी ए बी सी और ए बी सी बी, ठीक है। तो ए बी सी बी यहाँ पे पैटर्न जा रहा है, बी सी ए सी और फिर सी ए बी सी। इसको फिर से मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसको अभी मैं उतना सोच नहीं पाया हूँ, लेकिन इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी ये सब जो है क्वेश्चन जो है अभी फिर से मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद 18 का क्या हो जाएगा आपका टोटल जो है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, कौन सा त्रिभुज है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि सबका रेशियो अलग अलग है तो समान रूप से तो होगा नहीं, तो ये विषमबाहु ही होगा। वायुमंडल में हमेशा डैश होता है, तो वायु, ऑक्सीजन, धूल, तो इसमें तो सभी रहेंगे, वायुमंडल में सभी कुछ रहेगा, ठीक है। वायुमंडल में हमेशा वायु भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, धूल भी रहेंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का डी, ठीक है। अब देखिए ये है, कुछ पेन नीले हैं, पेन है कुछ नीला है, और कुछ नीली चीज़ें महंगी है, कुछ नीली चीज़ें क्या है, महंगी है। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाल, सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नीले हैं, ये नहीं निकाल सकते। कुछ पेन महंगे हैं, तो पेन महंगे बिल्कुल कुछ हो सकता है। कुछ महंगी चीज़ें पेन हैं, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, ये आप नहीं बोल सकते। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ पेन महंगी है, अच्छा कुछ पेन है ना, एक सेकंड रुकिए, कुछ पेन नीले हैं और कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं, ठीक है। तो सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नीले हैं, ये भी नहीं हो सकता। कुछ पेन महंगे हैं, कुछ पेन महंगे हैं, ये भी कंफर्म नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कंफर्म में जब नहीं है तो इसको क्रॉस कीजिए, ठीक है। कुछ महंगी चीज़ें पेन है, महंगी चीज़ें पेन है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म रिजल्ट ये नहीं दे रहा है। ये सब फिर सिलोगिज्म में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये एक एआई टूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो कंपनी कौन सी है, तो वो है आपका CERT इन, ठीक है। CERT इन इसका आंसर हो जाएगा, म्यूल हंटर। अब आ जाइए, हड़प्पा सभ्यता इतिहास का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। हड़प्पा लिपि मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है, सभ्यता भर में मानक बाट मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति नहीं थी, दोनों का लिपि अलग अलग था, ये भी गलत है आपका। ये जब मैं पढ़ाया था, मेसोपोटामिया की लिपि अलग है और
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अलग है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अलग है, इसीलिए तो दोनों को अलग अलग सभ्यता के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है कि सभ्यता भर मानक बाट मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका केवल एक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 का जो है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। ये मैं फिर करवाऊंगा आपको सॉल्यूशन बाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए क्या है। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, फोकल लेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर 4 ट्रायंगल को 300 का है तो 3 ट्रायंगल कितना के बराबर होगा, तो वही है 4 ट्रायंगल 300 के बराबर है। तो 1 ट्रायंगल 300/4, तो 3 ट्रायंगल 3 से गुना कर दीजिए, 4 से काटिए इसको, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 75 को 3 से गुना कर दीजिए तो 225। तो ये सब कॉमन सेंस से बन जाएगा, ये सब आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कौन सा रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वैश्विक रुझान रिपोर्ट भी किया जाता है, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा किया ही जाता है, विश्व निवेश जो होता है, ठीक है, ये इसका जो है रिपोर्ट इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, विश्व व्यापार का रिपोर्ट भी किया जाता है। तो इसका कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, ये आपका रीजनिंग का है। समूह में निश्चित पैटर्न एक श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 2 3, तो देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट के एफ जी हो गया, फिर डी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, एच आई है, तो लगातार अल्फ़ाबेट है, तो ये बी सी हो जाएगा। 2 3 है, यहाँ 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 6 7, एफ जी, एफ और जी का पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो आगे में पोजीशन है, जैसे ये 6 7 आया, जैसे ये 2 आया, 2 का बी हो गया, 3 का सी हो गया, उसी पर 6 एफ का पोजीशन होता है, 7 जी का होता है, तो 5 किसका होता है, तो 5 आपका ई का होता है, ई का पोजीशन 5 होता है, एफ जी। ठीक है, एफ जी, सॉरी 5 जो पोजीशन होता है एफ जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, चूँकि 4 5 होगा तभी तो 4 का पोजीशन डी और 5 का पोजीशन ई हो गया। ठीक है, तो पहले आपका नंबर 8 9 हो गया, 8 का पोजीशन एच, 9 का पोजीशन आई, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, C74E9। यानी 2 3 पहले लिखा, फिर उसका पोजीशन दे दिया BC, 6 7 उसका पोजीशन हो गया, 4 5 उसका पोजीशन हो गया अल्फ़ाबेट में, 8 9 एच आई। पोजीशन मतलब समझ रहे हैं ना, ABCD लिखते हैं तो ए का पोजीशन 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। तो ये 2 3 हुआ, यानी बी दिया, यानी सी का पोजीशन क्या लिख देना होगा, 3 लिख देना होगा, तो सी हो गया, 3 का सी कर दिए। तो ये आपको पैटर्न जो है समझ के बनाना था। अब ये देखिए सिलोगिज्म का खूब क्वेश्चन पूछा है, सभी गुलाब फूल है, तो सिंपल सा है, इसको बनाने के लिए वेन डायग्राम यूज कीजिए, सभी गुलाब को फूल बना दीजिए। सभी गुलाब क्या हो गया, फूल, कुछ फूल लाल है, फूल का कुछ पार्ट को लाल कर दीजिए। अब पूछ रहा है सभी फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब है, नहीं, सभी फूल गुलाब नहीं है, सभी गुलाब फूल है लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं है, कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, ये भी आप कंफर्म नहीं कह सकते। सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल गुलाब है, ये भी आप नहीं कह सकते। इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 30 का भी आंसर हो जाएगा आपका डी। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए, दोनों का आंसर डी ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ये तो आप लोग को बताया हुआ है, आप ये पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसका
आंसर मैं बता दूं 31 का सी होगा, दक्षिण पूर्व। बाकी मैं क्वेश्चन आज ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा रीजनिंग मैथ का भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसका आपका क्या हो जाएगा, हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है, तो उसमें जो है आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीनी रेनमिनवी को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चीनी रेनमिनवी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं पिता, ये तो आपको क्लास में ही करवाया हुआ है, हमने कई बार करवाया है। जैसे ये इसका शुरुआती दिशा क्या है, उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, शुरुआती संगीता का दिशा कौन सा है, तो शुरुआती दौर में वो दक्षिण पूरब है, ये इस दिशा में वो है। ठीक है, इस दिशा में खड़ी है वो। अब बोल रहा है 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त कितना है, तो 45 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद जो है 90 डिग्री फिर वामावर्त है, वामावर्त कितना है, फिर 90 डिग्री, तो उसको जोड़ लेंगे। 180 क्या है, तो आपका दक्षिणावर्त है, तो दक्षिणावर्त 180 लिख लेंगे। तो वामावर्त दोनों जोड़ लीजिए, तो ये 135 हो गया। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। तो दक्षिणावर्त 180 है, तो 180 में से क्या करेंगे, 135 घटा देंगे। तो 135 घटा देंगे तो 45 हो गया। तो एक्स्ट्रा कौन है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहाँ से 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, इस दिशा में है 45 डिग्री घूमिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका मुख दक्षिण यानी संगीता का मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ये सब हमने आपको रीजनिंग में करा रखा है अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, कंटेंट में वीडियो पढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि हमने इसको क्लास में करवाया हुआ है, सिलोगिज्म हो चाहे ये सब क्वेश्चन हो। ठीक है, 34 का आंसर आपका 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करवाएंगे आगे। ये ब्लड रिलेशन का ये सब बहुत आसान सा सवाल है, ये सब हमने आपको करवा रखा है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहनोई या साला हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा इसे, मैं अभी आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो है आपका मनसबदारी से संबंधित है मुगल प्रशासन में, और हमने जब अकबर चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मनसबदारी के बारे में बताया था। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे सैन्य और नागरिक सेवाओं में एकीकृत किया। बिल्कुल ये सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी सही है। ठीक है, जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि आवंटन शामिल थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही है। 37 बिना पंखुड़ियों वाले फूलों को का परागण होता है, कैसे होगा, बिना पंखुड़ी वाले परागण कौन करेगा, तो इसमें जो परागण होता है तो याद रखिएगा हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, जब हवा बहेगा तो उसके जो पंखुड़ी के परागकण है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो वहाँ पर बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण जो होता है, चूँकि पंखुड़ी होगा तभी वहाँ पे तितली या कीट आएंगे, पंखुड़ी नहीं रहेगा तीत और ये कीट और तितली भी नहीं आते हैं, पक्षी भी नहीं आएगी, तो उस स्थिति में हवा के द्वारा परागण होता है, तो ये याद रखिएगा। अब जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का आसानी क्वेश्चन है, रेन है, इसको 42 लिखा गया है, क्या लिखा है 42 लिखा है। तो ये देखिए पोजीशन लिखिए, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। ठीक है, तो अब जोड़िए 18 1 19, 19 और 9 कितना हो गया आपका 28। ठीक है, 28 और 14 कितना हो गया 42, सबका पोजीशन जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ चेन लिखा हुआ है CHAIN चेन, चेन में सबका पोजीशन जोड़ दीजिए। ठीक है, C का 3 हो गया, H का 8 हो गया, 1 I का 9, N का 14, तो 8 3 11, 1 12, 12 9 21, 21 और 14, 21 और 14 कितना हो गया 35। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया 35। तो ये सब आपके क्लासरूम का है, इस तरह के प्रश्न को हमने बहुत बार करवाया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अभी जो भी एग्जाम होगा तो वहाँ फिर पूछे जा सकते हैं, अभी आज के डेट का प्रश्न नहीं है। ठीक है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। ठीक है,
किस आधार पे कौन योग्य है अयोग्य है इसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, सॉरी ये राज्यपाल, किसी राज्य विधानमंडल का है तो वो राज्य विधानमंडल का जाएगा राज्यपाल के पास, अगर लोकसभा संसद का होगा तो वो आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। यदि किसी राज्य विधानमंडल की बात हो रही है तो उस स्थिति में अयोग्यता का प्रश्न को सॉल्व राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 39 का डी नंबर। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है किसके द्वारा? ग्लास को तो एक गलन क्रांतिक मिश्रण, एक अति शीतित विलयन, एक जेल, एक मिश्र धातु, ठीक है। तो वो एक अति शीतित विलयन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, एक अति शीतित विलयन है। ग्लास क्या है? एक अति शीतित विलयन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे ग्लास बन जाता है, तो अति शीतित विलयन है ये। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन वामावर्त दक्षिणावर्त आप लोग खुद बना लीजिएगा। अभी तुरंत हमने आपको बताया वामावर्त को एक साथ जोड़ दीजिए, दक्षिणावर्त को एक साथ। तो शुरुआती दौर में फिर से बना के बता दूं, राहुल का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर की ओर इसका मुख है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180। तो दक्षिणावर्त को 2 बार दिया है, तो 180 दक्षिणावर्त, 180 वामावर्त। तो जिधर मुंह है उधर ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है, घटाइएगा 0 हो जाएगा। तो उत्तर है तो उसका उत्तर ही रह जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 का आंसर निकालिएगा। 42 का एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप सोचिएगा कैसे होगा, मैं अभी आंसर बता रहा हूं केवल। पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं, ठीक है। तो ये किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट सॉरी साइलोमेलेन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज के ये अयस्क हैं, ठीक है। पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट जो है वो मैग्नीज के अयस्क होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत कह सकते हैं कि टफ कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ के रूप में है, इजी क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन भिन्न है? कुछ हाँ मैथ रीजनिंग के प्रश्न आसान है, लेकिन सभी प्रश्न आसान नहीं है। निम्न में से कौन भिन्न है? पेरिस, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन, ठीक है। इसमें से कौन सबसे भिन्न है बताइए? तो यहाँ पर जो है आपका लंदन भिन्न है। बाद बाकी सब राजधानी है, कैपिटल है, लेकिन लंदन कैपिटल नहीं है। एक प्रमुख शहर है ब्रिटेन का, ठीक है, इंग्लैंड का। नारियल का खाद्य भाग होता है, तो जो नारियल का जो उजला वाला पार्ट खाते हैं वो क्या होता है? तो वो आपका भ्रूण पोष रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है? आपका भ्रूण पोष रहता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूण पोष, ठीक है। तो आप लोग जो लोग बैठे हैं एग्जाम में वो अपना आंसर की मिलाते रहिए कितना बन रहा है। अगर आपका 110 के आसपास बन रहा है तो एकदम सेफ जोन में रहिएगा। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा की गई थी। तो इसमें जो है कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर तुअर, उड़द, मसूर केंद्रीय 6 वर्षीय मिशन शुभारंभ, ये सही है। 5 ये गलत है। प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात का क्षेत्र था, ये भी गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 46 का डी, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए ये क्या कह रहा है? जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है। बिल्कुल, विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, एक बार अपनी सहमति रोक सकता है। अपनी सहमति रोक सकता है, लेकिन उसको जो है अगर दोबारा आए तो उसको पास करना ही होता है। तो ये तीनों सही है यहाँ पर, ठीक है। 1, 2, तीनों सही है। विधेयक पर सहमति देता है, उसकी इच्छा है, सहमति नहीं भी दे सकता है। विधेयक पुनर्विचार के लौटा भी सकता है, ठीक है, और अपनी सहमति रोक भी सकता है। धन विधेयक लौटा सकता नहीं, धन विधेयक को वो लौटा नहीं सकता है। धन विधेयक हर हालत में उसको पास करना ही होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक को राज्यपाल भी लौटा या राष्ट्रपति भी लौटा नहीं सकते, ठीक है। उस पर धन विधेयक पे सबको पारित करना ही पड़ता है। चलिए, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, परमाणु भार द्वारा, न्यूट्रॉन की संख्या पर,
तो द्रव्यमान की संख्या पर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग को पता होगा अष्टक का एक नियम होता है, ठीक है, यानी कोई भी, जैसे मान के चलिए सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो ये रिएक्शन में किस आधार पे ये पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, डोनर का काम करेगा, ये किसी को देने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर वो डिपेंड करता है कि इसका रासायनिक व्यवहार कैसा होगा, डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो आपका जो 49 नंबर है, इसका अभी थोड़ा सा रहने दें इसको, ठीक है। ये मुझे प्रश्न ही सामने मिला है, मैं अच्छे से इसको देख नहीं पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। फिर इस पर दिमाग लगेगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम देंगे तो बनेगा, ठीक है। उसके बाद 50 का जो है यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार का व्यय है वो राजकर शुल्क में है, उसके बाद ब्याज में है, केंद्रीय क्षेत्र योजना में है, और सबसे केंद्र प्रायोजित योजना में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। राजकर शुल्क में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, राज्यों को जो वो देता है, यानी जो जीएसटी वगैरह से कलेक्शन होता है केंद्र सरकार के पास, तो वो फिर राज्यों को लौटा देता है, तो वही राजकर शुल्क लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी उसका कर्ज रहता है देश के ऊपर, तो उसमें ब्याज में जाता है। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जाता है, फिर केंद्र प्रायोजित योजना में जो राज्य स्तर पे चलता है उसमें जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 50 का सी, ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण वाहिकाएं एवं रेशे के द्वारा होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर देखिए, ये सब क्वेश्चन इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि ये फिर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब फिर बीपीएससी देखिए एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन क्रिएट किया है। एक भी क्वेश्चन आपको सामान्य क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सभी क्वेश्चंस जो है लेवल में पूछे गए हैं, जो अच्छे से कॉन्सेप्ट के सहारे पढ़े होंगे उन्हीं का बन रहा होगा। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो वाहिकाएं एवं रेशे के द्वारा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग दिमाग लगाइएगा, कैसे होगा ये अब आप लोग को बताना है। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। शाहजहां का मयूर सिंहासन 1739 में कौन इसको उठा करके ले गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह इसको उठा करके ले गए थे, ठीक है। तो शाहजहां का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण किया था, नादिर शाह के बारे में जानते होंगे, ठीक है, ईरान का ये लुटेरा था, भारत में भी आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसी ने जो 1739 ईस्वी में जो है मयूर सिंहासन ले गया था, नादिर शाह। चलिए ये सब आप लोग बनाइएगा, इसे इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर सी होगा। किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है, तो तुर्की। अभी तुर्की के साथ चूंकि इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो भारत ने इसका विरोध किया था, तो ये पूरा प्रतिबंध कर दिया है कि भारतीय वो हथियार नहीं खरीदेगा अभी तुर्की, ठीक है। चलिए आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा। ये तो आपका एक लंबी पंक्ति है, तो एक लड़का आगे और पीछे ये बताए थे रैंकिंग बताए थे, टोटल कुल इक्वल टू क्या होता है, आगे प्लस पीछे -1। तो 9वां स्थान आगे से है, पीछे से भी 9वां स्थान है, तो उसमें एक घटा दीजिए तो ये 17 हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ। कोपेन जलवायु वर्गीकरण देखिए, ये बताइए, अभी मैं जस्ट चिल्ला के पढ़ा रहा था आप लोग को। बताइए ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। आप देखिए 2 दिन पहले मैंने बताया था और बोला था कि कोपेन वाला ही पूछता है। बताइए, अब बताइए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु जोन में है। अभी तुरंत हमने बताया था कोपेन का जलवायु वाला बिहार के बारे में, याद कीजिए। नहीं हो तो 2 दिन के पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 2 दिन के पहले का वीडियो देख लीजिए, CWG टाइप का ग्रेट हिमालय करके हमने बताया था आपको, नहीं कि CWG याद रखना है आपको। तो
बिहार का मुख्य जो पार्ट है वो किस जलवायु में है, CWG टाइप का। ये देखिए आप अभी तुरंत 2 दिन पहले ही मैंने बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में पढ़ाया था आपको। तो क्वेश्चन कहीं जो भी क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ाया हुआ उससे आपके मिल रहे, जो भी अभी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के बारे में बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है प्रकाश में। तो यह सिद्धांत जो दिया है तो उसका नाम याद रखिएगा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये बात बोला है। तो एकदम याद रखना है, ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको कंठस्थ रखना है, ये सब क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। पौधों में सिरस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिरस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। साइटोकाइनिन की कमी से सिरस्थ प्रभुत्व बढ़ता है। ऑक्सीन पार्श्व कलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है। सिरस्थ जड़ प्रोह निष्क्रिय रहते हैं। तो मेरे अनुसार इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, सिरस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। अभी देखिए हो सकता है बहुत सारा आंसर हो सकता है, 4-5 क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा भी गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत डीपली प्रश्न है और बिल्कुल थ्योरी से लिया गया है। तो हो सकता है आयोग का आंसर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उससे भी मिला लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है 2-4-5 प्रश्न जो है मिस्टेक होगा हमसे भी, ठीक है। अब देखिए ये मानव विकास रिपोर्ट जो है 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना, ये बिल्कुल सही है। मानव विकास, हाँ देखिए भारत का रैंक 130 है, ये गलत है। भारत का रैंक कितना हो गया है मानव विकास सूचकांक में, तो 130 है, ठीक है। यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और इसमें जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, शिक्षा का स्तर देखा जाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। इसके आधार पर जो है वो रैंकिंग दी जाती है किसी भी देश का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल बी गलत है, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो एग्जाम में जब भी नहीं हो तो उसको घेरा लगा लिया कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय है, यानी लोहा का आंसर चुंबक में वो एक्टिव होगा। आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो मैंगनीज, सोना, लकड़ी तो होगा नहीं। निकेल जो है चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। क्रोमियम, निकेल, ये सब आपका क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता। अब वो कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है एक संसद, तो एक प्रश्न जो तारांकित है, तारांकित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है ये नहीं पूछ सकता है। अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है। तारांकित प्रश्न तो पूछता ही है। तो ये आपका जो न्यायालय में विचाराधीन है उसको एक संसद नहीं पूछ सकता, उसका जवाब ही नहीं आएगा तो पूछेगा क्यों, ठीक है। चलिए ये सब मैथ का जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तब बताऊंगा। तत्काल इसका आंसर आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। उद्पातन क्या होता है, डायरेक्ट जो है बिना लिक्विड में बदले गैस में बदल जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका उद्पातन। देखिए क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना, क्वथनांक से नीचे क्वथनांक के आधार पर ठोस से सीधे गैस, तो ये आपका 1 का 2 हो गया। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ये लिक्विड में नहीं बदलता। जैसे कपूर का जलना आपको बताया हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है, आप देखिएगा ये सब करवाया हो। उद्पातन ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठीक है। तो 1 का 2 देखिए कहाँ मिल रहा है, 1 का 2 एक ही में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 2 का क्या हो जाएगा 1। आसवन क्या, क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, 2 का 1। उसके बाद वाष्पीकरण, ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा आपका, 3 का 5। क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना, ठीक है। निस्पंदन, संघनन, तो जैसे वर्षा होता है संघनित होकर तो गैस से जब तरल बनता है, जब जैसे बादल जब बरसता है, जैसे गैस हो गया बादल हो गया, ठीक है, तो वो जब तरल में बदलता है उसको संघनन कहते हैं। जो बच गया उसका वही आंसर हो जाएगा निस्पंदन। तरल से ठोस का जब पृथक्करण करते हैं, ठीक है, तो उसको निस्पंदन कहा जाता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सब आपके क्लासरूम का है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास है।
तो 23.5 डिग्री तक तो आपको पता है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय में आता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद 23.5 के आगे जाते हैं और 66.5 डिग्री तक किस में रहता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। कौन सा होता है, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि जैसे ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक दोनों उत्तर और दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है, समशीतोष्ण या शीतोष्ण, और उसके ऊपर शीत कटिबंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 60 डिग्री में शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये आसान सा प्रश्न पूछ दिया ज्योग्राफी का। तो बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान भी पूछे गए हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 जो है क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य, ये आपको हमने पूरे अच्छे से पढ़ा रखा है थ्योरी में, आप देखेंगे हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। बिल्कुल सही, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने ही किया था, ठीक है, ये सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की। बिल्कुल ये भी सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उसमें लूट लिया गया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो कि आसपास के जितने भी मुस्लिम शासक थे इन्होंने इसको लूटपाट किया था। ये बहुत अच्छे से हमने विजयनगर साम्राज्य को थ्योरी में पढ़ा रखा है, तो ये भी आपके क्लासरूम का है डायरेक्ट। तो ये इसका तीनों सही है। कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है विजयनगर साम्राज्य, लेकिन आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका साधारण ब्याज चैप्टर का, ये भी आप देखेंगे क्लासरूम का ही है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। ऑप्शन डी अभी देखिए आंसर होगा। 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। एशिया में आपदा की तैयारी का केंद्र की अध्यक्षता किस देश को दिया गया है, तो ये याद रखिएगा भारत को इस बार मिला है, ठीक है। 24-25 के लिए आपदा की अध्यक्षता, आपदा तैयारी केंद्र के रूप में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक रेंगने, ये तो आपको रीजनिंग में बताया हुआ है। छिपकली को क्या करते हैं, तो छिपकली क्या करता है, रेंगता है। तो रेंगने वाले को क्या कहा गया है, यदि चलने वाला जानवर, रेंगने वाला जानवर को उड़ने वाले, तो इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूंकि छिपकली रेंगता है, ठीक है, रेंगता है। छिपकली रेंगता है कि चलता है, चलिए बताइए तो। रेंगता ही है, उसको रेंगना ही बोलेंगे, ठीक है। तो उड़ने वाला हो जाएगा। पानी में रहने वालों के लिए सांप, आकाश में उड़ने वाले को शिकारी, ठीक है। तो इसमें तो चलने वाला तो रेंगता ही है, दीवार पे रेंगता ही, रेंग के ही चलता है। ऐसे पैर होता है लेकिन फिर भी रेंग के ही चलता है, वो रेप्टाइल्स में ही आता है। भारतीय, ये क्वेश्चन देखिए, अभी ये बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करेंट अफेयर्स का है। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन जो हुआ है वो तेलंगाना में किया गया है। ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है। क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है आप लोग को, सभी लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम फिर अभी जो भी एग्जाम होगा BPSC 71 में, उसमें आपको मदद करेगा ये। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो मूल राशि का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, मूल राशि का 4 गुना हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर की जो लोग मिला रहे होंगे मिला लीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा, 360 किलोमीटर। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा, लेनिनग्रेड नाम था उसका, ठीक है। इसी के खिलाफ जो है वो अंतिम युद्ध लड़ा था, लेग्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा नाम। 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब देखिए बढ़ती आवृत्ति, तो सही आरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा गामा का होता है, ठीक है,
आवृत्ति, उसके बाद यूवी का होता है तब विजिबल, और सबसे कम रेडियो वेव का होता है आवृत्ति। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 74 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गामा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद दृश्य किरणें इंफ्रारेड का होगा, और सबसे कम रेडियो वेव का होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थापित करवा सकता है? तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही ऐसा काम कर सकते हैं पूरे देश में। ठीक है, जो किसी न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल। जब आपका सूरज लाइट पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो एक प्रभाव बनता है, तो ये प्राकृतिक घटना ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पृथ्वी से जो रिटर्न जो किरणें हैं, जो ताप है, वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाता। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना, ये भी सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है। हाँ, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन, कौन सा कथन गलत? ये हानिकारक नहीं है, ये तो सही है, ये रहता है, ये तो बचाव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है? ये गलत, हानिकारक नहीं, ये तो फायदा कारक है। नीचे वाला ओजोन खतरा है, लेकिन ऊपर वाला ओजोन जो है फायदा कारक है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रे को रोक देता है, जो कि पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे कि बहुत तरह के जो चर्म रोग है उससे जीव जंतु बच जाते हैं। तो ये आपका क्या है कि हानिकारक नहीं है, वो फायदा कारक, इसलिए ये गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं, ये भी गलत है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिकांश वन नष्ट हो गए, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका चूंकि एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे यही होगा, जो कि सही नहीं है। यदि किसी संख्या का आधा भाग x/2 इक्वल टू 96 कर लीजिए, तो उसका 67% क्या होगा? तो x इक्वल टू 2 गुने 96 कर लीजिए, उसका आप 67% निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, इसका एग्जैक्ट आंसर 77 का ऐसे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, करिएगा, आप लोग निकालिएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है बिहार का। चंपारण के कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़ करके उत्तर का मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। ठीक है, तो पूरी तरह समतल, चलिए पूरी तरह समतल, समतल मैदान ही कहा जाता है, इसको रखते हैं समतल में। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये थोड़ा डाटाबेस है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको थोड़ा डाटा देख लेते हैं। उत्तर बिहार का अभी मैंने पढ़ाया था, 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ शायद नहीं है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर तो टोटल है ही। ठीक है, तो ये 90,000 में ये फैल जाएगा तो 10,000, ये दोनों गलत होगा, ये दोनों गलत होगा। टोटल ही क्षेत्रफल बिहार का जब 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो 90,000 और 10,000 तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों गलत। ठीक है, ये आपका केवल एक सही है। तो कुछ क्वेश्चन जो है तर्क पे भी आप बना सकते हैं, केवल एक इसका मेरे हिसाब से सही होगा। इसको रहने दीजिए, अभी टाइम मिलेगा तो इसको बनाएंगे। अभी जस्ट क्वेश्चन ये सब मैं देखा नहीं हूँ ठीक से, इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। 79 के बाद आपका जो है 80 नंबर, निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? तो ये याद रखिएगा, निम्फ जो है वो तिलचट्टा का जो युवा अवस्था को निम्फ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे खासे डीपली पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर
गोगाबिल पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा गोगाबिल तो कटिहार में है, ठीक है। नागी-नकटी और ये क्या बोलते हैं, ये जमुई में है और ये आपका कटिहार में है। ये बराबर पूछ देता गोगाबिल वाला। कहाँ नहीं है? तो समस्तीपुर में नहीं होगा, कोई एक ही जगह होगा, 1, 3, 4 में नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दोनों से संबंधित है। तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, इसमें से कोई भी आयोग आंसर दे सकता है। तो इसको फिलहाल ए और डी रखते हैं ऑब्लिक करके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है? O2 का किया ही जाता है, H2 भी लिक्विड किया जाता है, N2H4, तो ये 2 का किया जाता है। तो ये इसका भी किया ही जाता होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 83 का डी आना चाहिए। 83 का डी ही होगा, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं, इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आप लोग बनाइएगा इसे, इसको बना के देखिएगा क्या आंसर आता है। अब देखिए, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, अभी कुछ दिन पहले क्लास हुआ था, तो अच्छे से हमने हैदर अली वाला बताया था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो हुआ था, तो उसमें जो है मद्रास की संधि हुई थी, याद रखिएगा। ये अभी जस्ट जब पिछले क्लास में जब मैं अच्छे से पढ़ा रहा था एंग्लो मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, तो उसमें इस के बारे में चर्चा अच्छे से किया था। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85 का बी, ठीक है, मद्रास की संधि। क्लोरामीन टी है एक, क्या है? तो वो एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा ज्वरनाशक है, ठीक है। ये खास करके क्लोरामीन टी जो है ये इस क्या बोलते हैं, ये मलेरिया वगैरह में यूज होता है, बुखार आता है, ठीक है। क्लोरामीन का यूज जो होता है, अभी जब कोरोना आया था तो उस समय भी लोग इसका यूज कर रहे थे। तो ज्वरनाशक है, बुखार ख़त्म करता है, लेकिन ये मलेरिया टाइप का जब बुखार आता है उसमें काम आता है, ठीक है। 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका मैथ में पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर आपका 843 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बनाइएगा। 88 निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? ठीक है, गैप जंक्शन नहीं होता, कोशिका के बारे में बोल रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा शुक्राणु में, चूँकि वो बहुत छोटा रहता है कोशिका, तो उस समय उसमें गैप जंक्शन नहीं रहता शुक्राणु कोशिकाएं में। अब देखिए 2001 से 11 में के दौरान बिहार राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर भारत की कुल प्रतिशत जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी, बिल्कुल ये सही है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर भारत की कुल जनसंख्या दर में बिहार की, नहीं ये तो घटी नहीं बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर बढ़ी, लेकिन भारत की कुल, ये भी घटी नहीं है बढ़ी है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत दर घटी नहीं, दोनों बढ़ा है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नाइन्टी का आंसर आप लोग बनाइएगा, इसका ए होगा। ये सब ये एकदम जस्ट प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चंस, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको करवा रखा है, ये जस्ट प्रीवियस वर्षों का है। इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा। बाकी जब मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन कराएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 23 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देशों को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो याद रखिएगा वो देश था अर्जेंटीना, जिसको सम्मिलित होने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो याद रखिएगा परमाणु शब्द जो है, ये याद रखना है आपको, परमाणु जो शब्द है वो डेमोक्रिटस ने गढ़ा था। परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन ने दिया, ठीक है, लेकिन इस परमाणु शब्द को किसने गढ़ा है? तो ये याद रखिएगा
डेमोक्रिटस। ये क्वेश्चन प्रीवियस बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेमोक्रिटस। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? नहीं है, तुरंत इसको घेरा कीजिए। जीवी के राव समिति बिल्कुल सही है। स्वर्ण सिंह समिति आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये नहीं है, ठीक है। एमएल सिंघवी भी है, लक्ष्मी मित्तल जो सिंघवी है, अशोक मेहता तो है ही, तो ये आपका नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का एग्जैक्ट आंसर ए होगा, इसको सॉल्यूशन बाद में करेंगे हम लोग। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप से बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो स्वाभाविक सी बात है, अंधेरा में क्या होगा, पुतली का जो खुला जो रहता है वो कम खुला रहता है, सॉरी ज़्यादा खुला हुआ रहेगा, ठीक। अंधेरा में ज़्यादा खुला रहता है, और जब वो धूप में जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको प्रकाश की मात्रा कम जरूरत होती है, तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करे। क्या बोलता है, यदि व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में जाएगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, बिल्कुल सही। पुतली का आकार कम हो जाएगा, अधिक प्रकाश नहीं, ये तो गलत है। पुतली का आकार समान, ये नहीं, समान तो रहेगा नहीं, पुतली का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तभी तो प्रकाश कम जाएगा ना, कम प्रवेश करेगा और कम प्रकाश प्रवेश करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 95 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आप अंधेरा में रहते हैं तो ज़्यादा पुतली खुला रहता है, जब रोशनी में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। 96 का एग्जैक्ट आंसर बाद में इसको देखेंगे, इसको रहने देते हैं अभी। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डैश परिवार रहते हैं। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम आबादी लगभग मान के 11% ही लगभग शहर में रहते हैं बिहार में, ठीक है। तो उसके हिसाब से ग्रामीण अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा शहरी में, ठीक है। तो ग्रामीण इसका हो जाएगा आपका, ग्रामीण का जो है ये अभी फिलहाल 1921 के अनुसार हो जाएगा 84% लोग जो है गांव में रहते हैं और 16% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो इसका 1921 के डाटा के अनुसार 84% लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मौजूद है, ठीक है। डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण, मैग्नीज का उच्चतम ऑक्सीकरण इसमें से किस में मौजूद है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका KMnO4 में, ठीक है। इसमें मैग्नीज में उच्चतम ऑक्सीकरण मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसका पूछ रहा है कि MnO4 डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, ऑक्सीकृत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका KMnO4, ठीक है। यहाँ पे CO कोबाल्ट 2 ही है, यहाँ पे जैसे इसका हो गया Mn ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है तो ऑक्सीजन एक ही हो गया MnO2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, ठीक है। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जैविक क्या है, प्रोटीन युक्त वर्णक है। फाइटोक्रोम याद रखना है आपको, ठीक है। 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाए? ये भी आपको बता रखे हैं। ये इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके आसपास देखिएगा कौन सा एलसीएम आता है, उसको घटाइएगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इससे इसका एग्जैक्ट आंसर आपका 18 आएगा, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, एलसीएम निकालिएगा, इसका जो भी इसके आसपास आएगा तो इस जो भी आएगा इसमें घटाइएगा इसको, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम
ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, मुंबई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया था। तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये तीनों प्रेसिडेंसी को एक समान प्रणाली में लाया गया था। ठीक है, तो 101 का एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 101 हो गया। 102 शैवाल के लिए कौन सा गलत कथन है, खोजे। एलिगन शैवाल द्वारा निर्मित होता है अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है। मेनिटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मेनिटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, ये आपका ब्लड रिलेशन, ये सब आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूएसए और यूके के साथ साथ 25 से अधिक देश जो है इस कृत्रिम एआई पर समझौता के अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोला गया है ब्लेचली घोषणा। क्या कहा गया? तो ब्लेचली घोषणा। ठीक है, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, वो संख्या क्या होगी? 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी, 5 से बड़ी है लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, तो 9 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आसानी क्वेश्चन है, 105 का बी। ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किस अंगों में संग्रहित होता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यकृत और मांसपेशी में वो ग्लाइकोजन संग्रहित हो जाता है। 106 का बी। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से बना होता है। तो आपको पता होगा प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का ही बहुलक है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन तो होगा ही, सिस पॉली आइसोप्रीन होता है वो। ठीक है, सिस पॉली आइसोप्रीन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार के पास पक्के मकान? देखिए जो भी डाटा पूछ रहा है 19-21 के डाटा के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने आप में क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं टफ है, आसान सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका जो है BPSC 71वीं का भी क्वेश्चन होने की संभावना है। तो जो लोग 13 तारीख को बैठने वाले हैं एकदम पूरा कमर कस लीजिए। और वहाँ निगेटिव है, यहाँ तो निगेटिव नहीं था तो तुक्का लोग भी मार के आए होंगे, वहाँ जितना बनेगा उतना ही बनाइएगा, ज़्यादा माथापच्ची नहीं कीजिएगा। जहाँ रिस्क लिए गया रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो कितने प्रतिशत परिवार के पास पक्के मकान में रहते हैं? तो लगभग 75, 1/3 लोग जो है वो क्या है ये NFHS 2019-21 का बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? उसके अनुसार ऐसे आंसर तो इसका 1/3 दिया गया है। चलिए, कठोर जल हार्ड में निम्नलिखित में से क्या होता है? ये तो आपका साइंस केमिस्ट्री का है, ये हमने आपको क्लास में भी करवाया है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण उसमें कठोरता आ जाती है, तो उसमें लोग नमक मिला करके उसकी कठोरता को दूर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कौन सा भिन्न होगा? देखिए कोई होगा जो सबसे विभाजित होगा, कोई उससे विभाजित नहीं होगा। 3 से करते हैं तो 3 से ये सबसे भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा? या ये कह सकते हैं कि 36 6 का स्क्वायर है, बाकी ये भी 7 का स्क्वायर है। 36 56 2 1 3 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये 9 4 13 हो गया। ठीक है, ये सब अभाज्य हो गए, ये सब अभाज्य हो गए, ये भाज्य हो गया, तो उससे आप निकाल सकते हैं 36 होगा। वह बिंदु
जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाता है? वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर दोनों बराबर होता है तो उस बिंदु को कहा जाता है, याद रखिएगा, क्षतिपूर्ति बिंदु। क्या कहा जाता है? तो क्षतिपूर्ति बिंदु कहा जाता है। तो मिला लेंगे आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है? इसमें से कौन सही है? अच्छा, सही कौन कौन सा कथन सही के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व हो जाता है, ये सही है। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, ये गलत है। समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलती है, ये सही है। यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती तो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी, ये गलत है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 112 नंबर तक पहुँच गए हैं। 150 क्वेश्चन करना है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक सहनशील होते हैं, वे जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 113 का सी। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता? गौरैया, चमगादड़, कबूतर, चिल, ये सब पक्षी है। चमगादड़ जो है वो आपका पक्षी नहीं होता है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी जानवर में आता है। ठीक है, ये अंडा नहीं देता है, बच्चे देता है, स्तनधारी है ये, तो ये सबसे भिन्न है। तो 114 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो 115 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी। लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया का खोज किया था। ठीक है, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच में हुआ है? ठीक है, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग यानी प्रशांत महासागर इंडिया, मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग किसके बीच होगा? तो ये सिंपल सी बात है कि ये जब भी होता है तो ये याद रखिएगा क्वाड देशों के बीच में ही होता है, जिसमें कि सदस्य है इंडिया, यूएसए, उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं लोगों के बीच में होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में वियतनाम वाला होगा नहीं, भारत फ्रांस होगा नहीं, रूस से होगा नहीं, तो एक आंसर यहाँ पे मिल रहा है, वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देशों के बीच में ये होता है, 4 देश जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ये लोग करते रहते हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। ठीक है, 116 का सी हो जाएगा। देखिए हमने संभव किया, जो आंसर निकल पाए उसको मैंने आपको बताया है, बाकी हो सकता है मिस्टेक होगा, तो बहुत लोग ज्ञानी होंगे इसमें जो देख रहे होंगे, तो ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आंसर सही है तो मिला लीजिए, नहीं तो आप अपना जो बनाए हैं उसको रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में 2001 से 11 के बीच में लिंगानुपात संबंध सही है? कुल लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है। बाल लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक है, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों बढ़े हैं, कुल लिंगानुपात समान रहा है लेकिन बाल लिंगानुपात घटा है। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात तो बढ़ा है 11 के अनुसार, बाल लिंगानुपात घटा है, बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं, तो बढ़ने वाला तो इसमें से एक ही दिख रहा है। ठीक है, तो कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों बढ़ेगा ही, क्योंकि बाल लिंगानुपात तो बढ़ा है, तो इसमें कोई बढ़ने वाला तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ये सी ही होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग का क्या राय है इस पे आप लोग देखेंगे। चलिए 118 का जो लोग बनाए होंगे उसका आंसर बी आएगा। 250 आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होता है? तो कौन फोकस दूरी को नियंत्रित करता है? तो सिलियरी जो बॉडी होता है, सिलियरी पेशियाँ, बॉडी लिखा हुआ है, प्यूपिल, आइरिस, कार्निया। आइरिस तो आपको कलर ये मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है। 119 का आंसर होगा सिलियरी
पेशियां या बॉडी लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, सिलियरी बॉडी, ये आँख का जो आगे वाला पोर्शन होता है वही फोकस दूरी नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे ये लेंस होता है आँख में, ठीक है, ये आपका कार्निया हुआ, ये दृष्टिपटल होता है, ठीक है, यहाँ पे आइरिस लगा होता है, सिलियरी बॉडी ये होगा इसका आंसर। आँख के लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रण यही करता है, सिलियरी पेशियां। चलिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। अब देखिए तांबा, सोना, चांदी, मर्क्यूरी यानी पारा। पारा देखिए ये लिक्विड अवस्था में रहता है, तांबा, सोना, चांदी ये लिक्विड अवस्था में नहीं है, हैं सभी धातु है, तो इसका अलग तो आपका ए ही हो जाएगा, 120 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये धातु है लेकिन लिक्विड अवस्था में रहता है। ये आप लोग अपना जो है बनाइएगा कोडिंग डिकोडिंग का। ये विकास का प्रगति, ठहराव का क्या हो जाएगा, गिरावट, कमी, उन्नति, उलटना। तो ठहराव मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं गिरावट ही मान सकते हैं, ठहराव हो गया मतलब प्रगति, विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, ठहराव गिरावट। ठहराव को आप लोग उन्नति तो कहेंगे नहीं, उलटना कहेंगे नहीं, कमी या गिरावट, तो गिरावट ही उचित लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज्ञान का अज्ञान, सफलता को असफलता हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमालयन यू, ठीक है, 124 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अन्य क्षेत्र से भिन्न है, आयत, चारभुजा, ये त्रिभुज, ये घन। ये देखिए ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें तीनों है, ठीक है, घन में, बाकी में सब में जो है 3 भुजा। तो ये आपका जो है ये 3D होता है, घन क्या होगा 3D, बाकी 2D में ही आ जाता है, तो ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का बी हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार हाल के समाचारों में ये था, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये अभी चर्चा में था, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ द एंड्रूज द एपोस्टल पुरस्कार जो है वो आपका रूस का ये पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये रूस का, ये याद रखिएगा, 126 का सी। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है, तो पिरेनीज पर्वत जो है आपका स्पेन और फ्रांस के मध्य में स्थित है। जो देखिए पर्वत भी पूछ रहा है तो इंडिया का नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल यूरोप का पूछा है, यानी विश्व जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक आपका द्विबंध होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड दोनों है, डबल बॉन्ड भी है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर CH3 के बीच में होगा, ठीक है, CH3 और CH3 के बीच में जो है, चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6, ठीक है, तो 6 यानी 2 4, इसको चाहिए कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इसका पुर गया, इसका भी पुर गया, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे साइज में जो लंबाई अधिक होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो है यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड है, तो लंबाई अधिक होगा CH3, ठीक है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वो लंबाई अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 सही है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन अनुच्छेद 244 ये भी सही है, भारत का संचित निधि 266 ये भी सही है, राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ ये 248 ये आपका सही नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 129 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं,
130 का आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज। ठीक है, ये आपका भक्षक कोशिकाएं हैं। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित है, केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित तो असीमित है। तो आपराधिक मामला में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित होता है। ठीक है, आपराधिक मामला में इसमें सीमित रहता है। तो 132 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 133 बनाइएगा तो डी आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये जो भी प्लस के जगह भाग दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्लस जहाँ भाग, ये चिन्ह ये सब रीजनिंग में करवा रखें, आप लोग बना लीजिएगा। 134 का क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है, यह गैसीय विनिमय के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। एंजाइम की क्या भूमिका है, ये एंजाइम की भूमिका नहीं होता है, यह ऑक्सीजन, ये पानी करता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जल और अणुओं को विखंडन को उत्प्रेरित करता है, ये भी गलत है। यह एटीपी उत्पन्न, ये भी गलत है। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह में नहीं आता है, बाघ, तेंदुआ, शेर, ये सब एक ही समूह है। ठीक है, बिग कैट अलायंस हुआ है ना, तो ये सब अभी दिल्ली में वो हुआ था बिग कैट अलायंस, तो उसमें बाघ, तेंदुआ, शेर ये सब एक ही प्रजाति के रूप में है। उसके बाद ये आपका हाथी अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 135 का डी। ठीक है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो पहला दिन संबोधन तो राष्ट्रपति ही जाके करते हैं, आप लोग को पता ही है। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना लेवल का है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा H2CO3 HCO3 माइनस चार्ज है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कैम्बियन नहीं होते, उनमें कैम्बियन नहीं होता है। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है, स्लज विधि, नाइट्रेटस का निष्कासन, ट्रिंकलिंग फिल्टर विधि। जल प्रदूषण को किस विधि से आप इसको, कौन सा प्राथमिक प्राइमरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होता है, जब आप सेडिमेंटेशन करते हैं, पानी को बैठने देते हैं, तो जो गंदगी है नीचे बैठ जाता है और बाकी ऊपर वाला निकाल लेते हैं, तलछट प्रक्रिया ये हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक उपचार है। बाकी प्राथमिक उपचार सारे उपचार ही हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार इसमें सेडिमेंटेशन होता है, जैसे पानी है उसको, बालू कण है या मिट्टी कण है, उसको बैठने देते हैं, धीरे धीरे वो जब स्थिर होता है तो ऊपर का पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, शुद्ध पानी होता है। पर्म, उफा और क्वीवेसव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है। देखिए बीपीएससी बदला ले रहा है, क्योंकि बीपीएससी को कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। लीजिए देखिए कितना टफ है। पर्म, उफा और क्यूवेसव खान दुनिया में किसके लिए लोकप्रिय है, तो पेट्रोलियम खान के लिए है ये। ठीक है, 140 का डी हो जाएगा। अब देखिए, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है, तो ये याद रखिएगा, अन्वेषण का काम खान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बनाइएगा, फिर अगला क्लास में मैथ रीजनिंग करेंगे, उसमें करा देंगे। फिलहाल जानिए इसका आंसर डी होगा। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार, तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 143 का 5। पीएच सूचक लिटमस में से किस स्रोत से प्राप्त होता है, एक भूरा शैवाल, एक लाल शैवाल। तो लिटमस जो बनते हैं वो शैवाल तो होता ही है, कवक का भी प्रयोग होता है उसमें, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक लाइकेन। और लाइकेन कवक और शैवाल दोनों मिलके ही बनता है, एक लाइकेन याद रखिएगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 145 नंबर, इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा।
ये आपका जो है डायग्राम बना करके अपना वेन डायग्राम बना के बनेगा 146। ये रीजनिंग जब मैं पढ़ाऊँगा उस समय बताऊँगा। 146 का सी हो जाएगा। अभी आरिफ मोहम्मद खान, ये तो आपको पता ही है कि बिहार में अभी आए हैं ये राज्यपाल बन करके। ये पहले कहाँ पर थे तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले ये क्या पूछ रहा है, कूट भाषा, ठीक है। तो 147 का आपका हो जाएगा ए का 3, केरल से आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। उसके बाद श्री लाल गणेशन जो है वो मणिपुर के हैं। उसके बाद श्री जगदीश मुखी जो है वो नागालैंड से संबंधित हैं। और श्री कालराज मिश्रा जो है वो राजस्थान से संबंधित, ये राज्यपाल हैं और उससे संबंधित राज्य है। लेकिन अब तो ये आरिफ मोहम्मद खान तो बिहार में आ गए। लेकिन चलिए क्वेश्चन पुराना पूछ दिया है। दाब की वही आयाम होती है जैसा कि होता है ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, बल ऊर्जा बल प्रति इकाई आयतन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, ठीक है। दोनों का आयाम सेम ही होता है। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 149 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण पर्वत और एशिया महाद्वीप का, भारत का नहीं पूछ रहा है, एशिया का पूछ रहा है। अब लो देखो, कई बार लोग बोलते हैं बीपीएससी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आसान पूछ रहा है। अब पूरा आप रट के जाइए, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के जाइए अच्छे से, रट्टा मार के। कोलिमा, चर्स्की, एस्टेनोवाय और यावलो नोवी, ठीक है। तो ये टोटल जो है ये आपके 150 क्वेश्चन का जो मुझे आंसर जो निकाल पाए हम, तो वो इसका आंसर हमने आपको बताया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस्टेक भी होगा मेरे द्वारा, और कुछ क्वेश्चंस को हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने बोला आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तब आपको अच्छे से उसको सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा वो जो आसान था उसको हमने अभी आपको सॉल्व सामने में कर दिया, ठीक है। बाकी जो लोग अभी एग्जाम दिए हैं आंसर की मिला सकते हैं। अगर इसके हिसाब से मुझे लगता है 150 में अगर आप 110 प्लस हैं तो एकदम सेफ जोन में है, ठीक है। 90 से तो कट ऑफ कम जाएगा नहीं, ये बात का गारंटी है एससी कैटेगरी में, एसटी का, और 110 जनरल कैटेगरी में इससे प्लस है तभी आप मानिएगा। 90 से कम वाले कोई भी वर्ग हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन है उससे कम कट ऑफ नहीं जाता। क्योंकि मैथ रीजनिंग है, मैक्सिमम लोग बना लिए होंगे मैथ रीजनिंग। जीके जीएस थोड़ा टफ है, बहुत सारा क्वेश्चन मॉडरेट भी है। तो एवरेज ऑल एंड एवरेज जो है 50 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आप इधर उधर करेंगे। चूँकि निगेटिव है, तुक्का भी, निगेटिव नहीं है तो तुक्का भी लोग मारेंगे तो उसमें भी सही होगा। तो 110 के आसपास जिनका है वो सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी में, और उससे कम मान के चलिए 5-5 नंबर घटाते चलिए, ठीक है। यानी 90 प्लस एससी कैटेगरी में है तो वो सेफ जोन में होंगे मेरे समझ से। ओबीसी में जो हैं वो लगभग 105 के आसपास हैं तो वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस ईबीसी 104-3 इसी प्रकार से आपका मुझे लगता है कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी आप लोग को ज़्यादा अनुभव होगा, ठीक है। चूँकि छात्र की संख्या जो है आप लोग को पता है कि कितने लोग बैठे होंगे, जो लोग बैठते हैं उनको ज़्यादा आइडिया आ जाता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि चूँकि निगेटिव नहीं है और रीजनिंग मैथ के प्रश्न हैं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ 110 के अराउंड जनरल का चला ही जाएगा। 90 प्लस मानिए, 90 प्लस वाले ही उम्मीद कर सकते हो, उससे कम वाले का कोई चांस नहीं है मेरे समझ से। बाकी देखिए कट ऑफ आएगा, चूँकि सीट कम है तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से जो लोग नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़िए। सारा थ्योरी जो भी बुक से आया है, जो भी आप स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न आए हैं तो आप देखेंगे कि क्लास का किया हुआ है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बहुत सारे डीपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सब क्वेश्चन के लिए आपको मैगजीन अच्छे से रीड करना ही पड़ेगा, ठीक है। करंट न्यूज़ को अपडेट करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन लेवल में है, ठीक है। इसको आसान नहीं कहा जा सकता है। बाकी मैथ रीजनिंग मॉडरेट टू इजी ही है, ठीक है। उसके आधार पर मैंने आपको जो है नंबर बताया। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लगा मेरा, अगर मान के चलिए कट ऑफ बताना, बहुत लोगों को कम नंबर आता है तो गुस्सा में कुछ कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन चलिए मैं अपना अनुभव बताया हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।